एक आंसर आया है सेक्टर्स और दूसरा आया है एंगल्स। क्वेश्चन है सेक्टर। पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ फैक्टर बाई। तो किसी कंपोनेंट को कौन से फैक्टर से पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है? तो ये कंपोनेंट क्या होंगे? कंपोनेंट में हमारा एक एक्स होता है और एक एफ होता है। एक्स को हम कहते हैं वैल्यूज़ और इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी। तो जिसकी जो वैल्यूज़ होती है उसकी फ्रिक्वेंसी के आधार पर हम उसको पाई चार्ट में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर सेक्टर्स नहीं होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, क्योंकि कह रहा पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ अ फैक्टर, यानी किसी फैक्टर, यानी फैक्टर ये हमारा मान लेते हैं, ये फैक्टर एक्स है और ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। तो इसके कंपोनेंट इसमें किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? लेकिन सेक्टर भी हो सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रेजेंट्स द तो सर कंपोनेंट्स ऑफ। परसेंटेज भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, एक ही आंसर होगा और इस वाले को हम सेक्टर ही कहते हैं। ठीक है, तो केवल एंगल हमको ये बताता है कि एंगल कितने डिग्री का है, लेकिन जो होल सेक्शन होता है हम उसको सेक्टर कहते हैं। अब मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि छोटे वाले को माइनर कहते हैं और बड़े वाले को मेजर सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर सेक्टर ही सही है। ठीक है, एंगल जो होता है वो केवल ये बताता है कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। अब एंगल यहाँ से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एंगल तो पूरे में है। लेकिन इस पूरे सेक्शन को, जो एक पूरे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, हम इसको सेक्टर्स कहते हैं। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, सेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो मीडियन है, सबको क्लियर है। बाकी 3 ऑप्शन तो वैसे ही कहीं से लिंकअप नहीं कर रहे हैं कुमुलेटिव से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है वेरिएंस से। तो आगे की क्लासेस में जब हम डिस्पर्सन्स के मेजर पढ़ेंगे तो उसमें वेरिएंस एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। जब हम इसको पढ़ेंगे तब इसका आंसर जान पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर इम्पोज किया ताकि आप लोग देख लें कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें सब में स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड एरर पे ही बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि मोर द स्टैंडर्ड एरर बेटर इट इज़। अगर स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होगा तो ये हमारे लिए अच्छा है। लेस द स्टैंडर्ड एरर बेटर इट इज़, अगर स्टैंडर्ड एरर कम होगा तो अच्छा है। या स्टैंडर्ड एरर को हम ख़त्म ही कर दें, जीरो कर दें, या फिर स्टैंडर्ड एरर ऑलवेज यूनिटी हो जाए, हमेशा 1 रहे तो अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर आइडिया अबाउट स्टैंडर्ड एरर। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? देखते हैं हम लोग। वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने एक डेटा लिया, मान लो ये हमारा डेटा है, हमने इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट से हमने सबकी डिस्टेंस ले ली। हम करना क्या चाह रहे थे? जो वेरिएंस होता है ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन की अगर हम हिंदी देखें तो इसकी हिंदी होती है विसरण। विसरण शुद्ध हिंदी हो गया, थोड़ा सा हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो इसकी हिंदी होती फैलाव। यानी हमारा डेटा का जो एक्सटेंट है, फैलाव है, वो कितनी कितनी दूरी पर है। तो डेटा के अंदर जब फैलाव ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं वेरिएंस ज़्यादा है, और जब फैलाव कम होता है तो हम कहते हैं वेरिएंस कम है। अब ये वेरिएंस हमारे लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, यानी इसका कम होना हमारे लिए अच्छा है या ज़्यादा होना हमारे लिए अच्छा, हम इसकी बात करते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑफ अ यूनिट। कंसिस्टेंसी किसी भी एक यूनिट की या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि वो अपनी बात पर स्थिर रहे। जैसे एक आदमी मैथमेटिक्स का 100 नंबर का टेस्ट देता है और वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो हर बार 90 के आसपास नंबर लाए, 95, 98, तो हम इस पर्सन को कहेंगे कि कंसिस्टेंट पर्सन है, हर बार इसका स्कोर सेम रहता है। अब जब स्कोर लगभग सेम रहता है तो इसका फैलाव अगर हम ओवरऑल एकदम वो रॉ आइडिया लें तो 90 से 98 के बीच में है, यानी 8 डिस्टेंस का ही एक्सटेंट है इसके टोटल एरिया में। लेकिन एक दूसरा बच्चा है, उसका हम मैथमेटिक्स का स्कोर लिख रहे हैं, इस तरह से हमने इसके स्कोर लिख लिए। तो इसके स्कोर में साफ साफ दिख रहा है कि ये कंसिस्टेंट नहीं रह रहा है किसी एक भी स्कोर के आसपास। 3 बार ऐसा हुआ है कि इसके स्कोर 75 से ज़्यादा हैं, 3 बार, और 3 बार ऐसा हुआ कि 75 से ज़्यादा है, और 3 स्कोर ऐसे हैं जो 75 या उससे कम हैं।
तो वेरिएशन बढ़ गया। तो जब वेरिएशन बढ़ता है तो उस पर हम भरोसा जल्दी नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी एक टीचर को अपने उस बच्चे पे ज़्यादा भरोसा होगा कि ये एग्ज़ाम में टॉप करेगा, जो हर बार कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट ला रहा है, टॉप में हर बार आ रहा है। लेकिन जो वैरी कर रहा है तो देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कैसा है। अगर पेपर टफ हुआ तो डाउन हो जाएगा, पेपर अगर आसान हुआ तो अच्छा आएगा स्कोर। सिमिलर कंडीशन हम लोग देखते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन का हम क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं कि उसके स्कोर में वेरिएशन कितना कम है। और आप लोगों ने कमेंट्री सुनी भी होगी तो कहा भी जाता है विराट कोहली इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, ऐसा बोला जाता है। कंसिस्टेंट वहाँ भी वर्ड आया। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि उनके स्कोर्स का अगर हम वेरिएशन कैलकुलेट करें तो वो कम आएगा। अब इस वेरिएशन की कैलकुलेशन की बात हम करेंगे जब हम डिस्पर्सन का मेजर पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया कि ये होता क्या है। अब वेरिएंस जब हमने पढ़ लिया तो वेरिएंस का जब हम लेते हैं अंडर रूट तो हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने अंडर रूट क्यों लिया इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग आंसर देख के खुद ही बता दो कौन सा आंसर सही होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। लेस द स्टैंडर्ड एरर बेटर इट इज़। क्यों ऑप्शन ये नहीं सही हुआ? हम उसको 0 पे कर दें, अगर 1 पे कर दें तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? देखो मैं बताता हूँ। जब भी हम किसी सीरीज़ को कांस्टेंट रखें, मान लो एक क्रिकेटर है, उसके हर बार 50 नंबर आ रहा है, हर बार 50 स्कोर कर रहा है, हर बार 50, तो अगर इस सीरीज़ का हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। कैसे, ये हम जब फार्मूला देखेंगे तब बताएंगे। तो जब भी किसी का वेरिएंस 0 आया इसका मतलब सीरीज हो गई कांस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं कांस्टेंट, यानी सीरीज एक जैसी हो गई, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम वेरिएशन को ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही फिक्स कर सकते हैं। यानी स्कोर में अंतर तो रहेगा, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ये वेरिएशन एक्चुअल में नेचर में प्रेजेंट है। अगर वेरिएशन ना होता तो जितने भाई बहन होते हैं वो सारे एक जैसे देखने में ना होते, सारे भाई एक जैसे होते। तो नेचर में भी तो वेरिएशन है, जब 2 भाई हैं तो दोनों में थोड़ा बहुत तो चेंजेस आए, जबकि वो एक ही माँ बाप की संतान है। तो वेरिएशन हमारा नेचर में प्रेजेंट है, हम इसको कभी 0 नहीं कर सकते, कभी फिक्स नहीं कर सकते। तो 0 मतलब ख़त्म हो जाना वेरिएशन का, और 1 मतलब फिक्स हो जाना, ये दोनों ही गलत हो गए डायरेक्टली। तो बेटर और लेस और मोर में लेस वाला हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन तब इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट विच मैक्सिमाइज द पावर ऑफ द टेस्ट फॉर फिक्स्ड अल्फा इज नोन एज। अब आप लोग एएसओ के जो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाले उनको तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैंने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं, 3 या 4 लेक्चर हैं। आप इनको देखना, 10-10 मिनट या 15 मिनट के हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इन लेक्चर्स में 2 तरीके की एरर की बात की गई है, जहाँ पर अल्फ़ा लिखा हुआ ये टाइप 1 एरर होता है। तो जब डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको टेस्टिंग हाइपोथेसिस तब इसकी बात करेंगे। अभी के लिए आप ये जान लो कि किसी भी टेस्ट में मैक्सिमाइज हो जाती है अगर उसकी पावर। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है जब हम किसी वैल्यू की जांच करते हैं कि वो सही है कि नहीं सही है। मान लो हमने कहा कि ये एक हमारी पॉपुलेशन है, बस एग्जांपल ध्यान से सुनना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इस पॉपुलेशन में बहुत सारे बच्चे हैं, हमने उनका 100 नंबर का एक टेस्ट लिया, और इसमें से एक हमने छोटा सा सैंपल लिया, और हमने सैंपल की स्टडी करके बताया कि इन बच्चों का एवरेज स्कोर 36 है। ओके, अब 36 स्कोर हमने जो बताया वो किसके लिए बताया? पूरी पॉपुलेशन के लिए बताया। सैंपल की मदद से पॉपुलेशन के बारे में जब हम कोई बात कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पूरी प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और ये हम कर किसके थ्रू रहे हैं? सैम्पलिंग के थ्रू, जिसे आपने पढ़ रखा है पहले ही। ओके, तो अब जब ये स्कोर 36 बताया गया कि पूरी पॉपुलेशन का एवरेज स्कोर है, तो हम इसकी जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। तो जांच करते समय एक फंक्शन होता है जिसको हम पावर फंक्शन कहते हैं। अगर किसी टेस्टिंग का पावर फंक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी टेस्टिंग सही है, और ऐसे टेस्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेस्ट। आगे लिखा फॉर फिक्स्ड अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा क्या होती है? अल्फ़ा टेस्टिंग करते समय गलतियाँ जो होती हैं उनको हम कहते हैं अल्फ़ा, एरर को। अब ये कैसी एरर है, इसके लिए आप मेरे हाइपोथेसिस वाले वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्फ़ा क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्टिमम टेस्ट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ यूनिट एट ईच सेक्शन रिमेन्स द सेम। हमने आपको पढ़ाया था सैम्पलिंग।
सैम्पलिंग में बताया था कि सैम्पलिंग करने के जो तरीके होते हैं उनमें दो तरीकों का नाम लिया था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ यूनिट, यानी एक पॉपुलेशन से हम एक यूनिट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक यूनिट को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। मान लो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं n, तो इनमें से किसी एक को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/n। अब ये 1/n कैसे आया, इसके लिए आप लोग 3 या 4 प्रोबेबिलिटी के लेक्चर अपलोड हैं, उनमें हमने पहली या दूसरी क्लास में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है। आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये फेवरेबल केस और टोटल केस क्या होते हैं और इनके थ्रू हम कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जब कभी भी टोटल नंबर हो और उनमें से एक के आने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए तो 1/n करते हैं, ठीक है। तो ये 1/n सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट दोनों में ही होती है, ठीक है। और ये 1/n सबके लिए होती है, तो इसका मतलब कांस्टेंट रहेगी, तो इस रिमेन्स द सेम, यानी ये सेम बनी रहे। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट। अब ये कैसे 1/n है ये हम सैम्पलिंग में देखेंगे। कोई कुछ चाह रहा है क्या? सर ये सेम होगा, जैसे अलग अलग निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट में तो ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में अगर अपन जैसे अगर 10 लोग हैं। सुन लो, चलो मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, ठीक है। पहले हम विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। सपोज करो यहाँ 10 लोग हैं, तो जब हम 10 लोगों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं तो 1/10 आई। अब हम विद रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम उसको वापस इसमें रख देते हैं, तो फिर 10 लोग हो गए, फिर अगले की निकालने की 1/10, फिर अगले की निकलने की 1/10, तो विद रिप्लेसमेंट में 1/10 आएगी। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था विदाउट के लिए कि विदाउट में सर कैसे सेम हो गया। तो हाँ सर वही। विदाउट की पूरी कैलकुलेशन होती है, जो प्रोबेबिलिटी अगर आपको अच्छे से आती तो ही हम समझा पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो होता क्या है, मान लो हम 3 यूनिट यहाँ पर ले रहे हैं, तो 3 यूनिट में 1/3 हमको प्रोबेबिलिटी प्रूफ करनी है। इसको हम यूनिट नंबर 1 नाम दे रहे हैं, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। तो हम सबसे पहली यूनिट को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कोई भी आ सकती है, पहली दूसरी तीसरी कोई भी तो आ सकती है। आई की वैल्यू मान लो 1 हो गई, हमने पहली यूनिट का निकाला, तो अभी 3 है, 3 में से एक आई तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। अब हम एक यूनिट को निकाल चुके हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो बाकी अब कितनी बच रही हैं, 2, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि U2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी सेकेंड यूनिट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारा जो सैंपल है उसमें 1 पहले ही आ चुका है। जब दूसरी बार में हम सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 लोग बचे हुए हैं, तो इन 2 में से कोई एक आएगा, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी तो जाहिर सी बात है कि 1/2 होगी। लेकिन एक बात और भी तो इसके साथ जुड़ी है कि जब हम सेकेंड यूनिट को ड्रॉ करेंगे तो क्या पहली आ सकती है? नहीं आ सकती सर, क्योंकि वो तो पहले ही आ चुकी है ना। ठीक है, तो जब किसी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 से घटा कर निकालते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। ओके, तो हम पहले क्या लिखेंगे कि पहले के ना आने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी। अब जरा इसको सॉल्व करिए, तो ये आएगा 2/3, ये है 1/2, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। इस तरह से होता है सेम। अब ये कैलकुलेशन हम आपको सिखाएंगे आगे, छोटी क्लास में ओके सर। बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ मैंने आपको बताया। अगर आप तीसरे की निकालना चाह रहे हैं तो भी निकल जाएगा। चलो मान लो 2 यूनिट सेलेक्ट हो गई, हम तीसरे को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ओके। तो तीसरे को सेलेक्ट करते समय हम ये जान गए हैं कि पहली भी सेलेक्ट हो गई है, दूसरी भी सेलेक्ट हो गई है। तो पहली जब सेलेक्ट हुई थी तो होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ना होने की हो जाएगी 1 - 1/3। इसके बाद जब दूसरी सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, क्योंकि या तो पहली या तो दूसरी, ओके। हाँ, जब दूसरी सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली सेलेक्ट नहीं हुई है, लेकिन कोई तो सेलेक्ट हुई होगी। तो जब पहली सेलेक्ट नहीं हुई तो ना होने की ये, लेकिन कोई और हो गई होगी। पहली ना हुई हो तो दूसरी या तीसरी कोई हुई होगी। तो जब दूसरी और तीसरी में से कोई हुआ है तो बचे तो अब 2 ही, तो 2 बचे हैं, तो 2 में से एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 होगी यहाँ पर। और हम इसको 1 से लेस करेंगे, 1/2 1 से लेस करेंगे। फिर तीसरे के आने की प्रोबेबिलिटी, तो तीसरे में शायद एक ही यूनिट बच रही है,
और उसके आने की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आना चाहिए। ज़रा मैं करके देख लेता हूँ। इसका हो जाएगा 2/3 और इसका हो जाएगा 1/2। हाँ बिल्कुल 1/3 आ रहा है। तो अब आगे की कैलकुलेशन हम बड़ा सैंपल साइज लेकर बताएंगे कैसे होती है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही जानिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, जरा इसको देखते हैं। लिखा है द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n आउट ऑफ कैपिटल N। यानी कि अगर हमारे पास कैपिटल N साइज की एक पॉपुलेशन है तो इससे हम स्मॉल n साइज की पॉपुलेशन को ले रहे हैं, कितने पॉसिबल सैंपल होने चाहिए। लिखा द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, कितने पॉसिबल सैंपल होने चाहिए। तो हम सीधे एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कितने पॉसिबल सैंपल होंगे। ठीक है, इसने यहाँ पर लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कंडीशन भी लगा दी विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलो तो हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं, यानी हमने पॉपुलेशन का साइज 3 ले लिया है। हमारे पास 1, 2 और 3 तीन लोग पॉपुलेशन में हैं। हम मान लेते हैं कि हमको 2 साइज का एक सैंपल लेना है। ठीक है, तो अब हम 2 साइज के सैंपल लेते समय देखेंगे पॉसिबल सैंपल क्या क्या हो सकते हैं। विदाउट है तो विदाउट का मतलब कोई भी रिपीट नहीं होगा, तो या तो हम 1 के साथ 2 ले सकते हैं, या तो 1 के साथ 3 ले सकते हैं, या फिर 2 के साथ 3 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और बनेगा क्या? क्योंकि हम विदाउट कर रहे हैं, विदाउट का मतलब एक अगर आ गया तो उसको वापस पुट बैक नहीं करेंगे। तो जो एक पहली बार में आया तो अब बचे 2 और 3, इसमें से 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, तो 2 का अलग, 3 आया तो अलग सैंपल। तो पॉसिबल सैंपल यही 3 हो सकते हैं 2 साइज के। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NCN, यानी आपको पहले कॉम्बिनेशन जानना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो n का मतलब 3 यानी पॉपुलेशन का साइज, और इसका मतलब 2 यानी सैंपल का साइज। और इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-n। अब आप अगर फैक्टोरियल की कैलकुलेशन जानते हैं तब तो इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो आगे हम बताएंगे। ठीक है, ओके ओके सर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये वाला। जो NCN होता है उसको ऐसे भी लिखा जाता है किताब की लैंग्वेज में, तो ये आंसर सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर विदाउट की जगह विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता? n फैक्टोरियल। चलो मैं बताता हूँ, देखो फिर से हम यही एग्जांपल कंसीडर कर ले रहे हैं। 3 साइज की पॉपुलेशन है, यहाँ से हम 2 साइज का सैंपल ले रहे हैं। तो 2 साइज के सैंपल में 1, 2, 1, 3 और 2, 3 तो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम जिसको निकालते हैं उसको वापस रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करने के केस में एक सैंपल ये भी आ सकता है, एक सैंपल ये भी आ सकता है और एक सैंपल ये भी आ सकता है। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए? 6। और अगर हम 3 साइज की पॉपुलेशन है हमारे पास ना, और हमको 2 लेने हैं, दो साइज का सैंपल हमको लेना था, तो इसका जो फार्मूला बनता है, हाँ अभी इसमें कुछ सैंपल और बनेंगे। जैसे पहली बार में 2 आ जाए, दूसरी बार में 1 आ जाए। यहाँ पे हम ऑर्डर का भी ध्यान रखते हैं कि पहली और दूसरी बार में कौन आ रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं, पहली बार में 3 आ जाए, दूसरी बार में 1 आ जाए। यहाँ पहली बार में 3 आ जाए, दूसरी बार में सेकंड यूनिट सेलेक्ट हो जाए। तो टोटल सैंपल जो बनते हैं पॉसिबल वो 9 बनते हैं विद रिप्लेसमेंट में। अब विद रिप्लेसमेंट में 9 सैंपल बनते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n की पावर n, यानी 3 की पावर 2। आंसर आएगा 9। 9 सैंपल बने। आपका आंसर यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट में कौन सा सही होता? तीसरा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ड है उस प्रॉपर्टी पर जो आज हम पढ़ने वाले थे। इसमें तो पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मीन की ये प्रॉपर्टी है, तो कल हमने आपको मीन पढ़ाया है। मीन की एक प्रॉपर्टी होती है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। अभी बात तो बोल दी गई, अब इसको हम समझते हैं बोल क्या रहा है। ये कह रहा है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब जोड़ना है, किसको? डेविएशंस को। डेविएशन का मतलब किसी को घटाया गया है। ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, किसका डेविएशन? सेट ऑफ वैल्यूज यानी xi का डेविएशन। फ्रॉम
देयर अर्थमेटिक मीन, उसके मीन से, और कह रहा है कि ये 0 आएगा। तो हम इसको थ्योरेटिकली बाद में प्रूफ करेंगे, पहले हम इसको प्रूफ करेंगे न्यूमेरिकली। देखें क्या न्यूमेरिकली ये 0 आता है। तो हम x की वैल्यूज़ ले लेते हैं। हमने x की 3 वैल्यूज़ लेनी, 1, 2 और 3। अब एक्साइज है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। i की वैल्यू अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है। अगर हम इसको जोड़ें, यानी हम समेसन xi देखें तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम मीन निकालें, यानी अर्थमेटिक मीन निकालें, जिसको हम x बार भी कह सकते हैं, तो कितना आएगा, 6/3 यानी कि 2। अर्थमेटिक मीन हमारा 2 आ गया। ठीक है। अब ये क्या कह रहा था कि डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी इन सेट ऑफ वैल्यूज़ का हम डेविएशन लेंगे। तो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3। डेविएशन हम इसका किससे लेंगे, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन से ज़रा डेविएशन लीजिए, सब में से 2 घटाइए, क्योंकि अर्थमेटिक मीन तो 2 ही आया है। अब ज़रा देखिए वैल्यूज़ कितनी आ रही है, ये -1, यहाँ पे 2 होगा, और ये 0, और ये +1। और अब ये जो डेविएशन आया हम इसको जोड़ेंगे, ये जो डेविएशन हम इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, समेसन xi माइनस x बार। तो ज़रा इनको जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है, 0। तो ये था प्रूफ ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। अभी इसके थ्योरेटिकल प्रूफ की चर्चा करते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म में और समझते हैं। हम लोगों ने 2 फॉर्म ऑफ डेटा पढ़े, ये तो रॉ डेटा था। मान लो यहाँ पर x के साथ साथ f दिया होता, तो हम इसको कैसे लिखते, समेसन f xi माइनस x बार इक्वल टू 0। ये भी एल्जेब्रिक सम है, बस फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फ्रिक्वेंसी से तो हम लोग मीन को भी कैलकुलेट करने में मल्टीप्लाई करते थे, जब फ्रिक्वेंसी वाला सवाल लेते थे तब। यहाँ पे आता था f(xi) और यहाँ पर आता था f। ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी के केस में ये 0 होना चाहिए। देखते हैं क्या 0 है। तो हमने 3 वैल्यूज़ लिख ली, 1, 2, 3। इनकी फ्रिक्वेंसी हम मान लेते हैं 2 है, 3 है और 4 है। अब ज़रा हम पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन के लिए हमको क्या चाहिए, fx से ही मल्टीप्लाई कर दो। ओके। फिर हमको समेसन fx चाहिए, तो समेसन fx के लिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 8, 12 ये 20 हो रहा है। अच्छा, टोटल वैल्यूज़ कितनी है, टोटल वैल्यूज़ के लिए हम फ्रिक्वेंसी का सम कर लें, क्योंकि 2 बार ये वाला आया है, 3 बार ये आया है और 4 बार ये आया है। तो ज़रा समेसन f करिए, देखिए कितना आ रहा है, 9। तो हमारा जो मीन आएगा, हम कुछ ऐसा करें कि हमारा ये राउंड फिगर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिवाइड करने में आसानी रहेगी। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 3 बना देते हैं। ठीक है। तो अब 3 होने के केस में ये 3 हो जाएगा और ये 1 बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है। मीन, अब मीन ज़रा देखते हैं कितना आएगा। तो मीन की वैल्यू आएगी समेसन fx डिवाइडेड बाई समेसन f, यानी कि 2.1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि जो एल्जेब्रिक सम है क्या वो 0 आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इन तीनों से हम 2.1 को घटा देते हैं, फिर फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जोड़ते हैं। तो 1 से अगर हम 2.1 को लेस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस 2.1, 2 माइनस 2.1, 3 माइनस 2.1। तो 2 से अगर 2 पॉइंट को लेस करेंगे तो 0.1 आएगा। 1 मिनट, किसी की एंट्री ज़रा मैं देख लूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इस वाले से लेस करें तो कितना आएगा, -1.1, और अगर इस वाले से करेंगे तो 0.9 आएगा। तो ये तो x से डेविएशन आया, लेकिन अभी हमको इनको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 3, पहले वाले को मल्टीप्लाई करिए ज़रा, तो -3.3 आ गया। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, -0.3 आएगा। तीसरे वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो ये आएगा 3.6। अब माइनस वाले अलग जोड़ लो, देखो क्या इसके बराबर आ रहे हैं। अगर इसके बराबर आएंगे तो दोनों जुड़ के 0 हो जाएंगे। तो बिल्कुल आ रहा है 3.6, ये आ रहा है, ये भी 3.6, दोनों मिलकर 0 हो गए। तो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में भी हमने देखा कि समेसन f(xi माइनस x बार 0 आता है। अब जरा आते हैं उस सवाल पे, आप लोग समझ गए कि नहीं इस प्रॉपर्टी को, समझ गए सर। ऑब्जर्वेशन से उसका मीन घटाएं और उसको जोड़ें तो हमेशा हमको 0 मिलेगा। प्रॉपर्टी को हम लैंग्वेज में कहते हैं द एल्जेब्रिक सम
when deviated from mean the algebraic sum of the observations when deviated from mean is always 0। अब इस वाले में आप बताइए कौन सा आंसर सही है। अब ये सवाल लैंग्वेज में नहीं लिखा है, ये सवाल लिखा हुआ है सिंबल में। चौथा ऑप्शन देखिए जरा, लास्ट वाला है ना, चौथे में यही तो लिखा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन, एक्स आई से एक्स बार को घटाया गया और आगे समेशन लगा हुआ है, और यही वाला सही हो जाएगा। बाकी तीन आपको ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी तीन के बारे में हम चर्चा करेंगे जब डिटेल डिस्कशन होगा तब। ओके, तो प्रॉपर्टी आपने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब इसका आंसर आपको मिलेगा मेरे प्रोबेबिलिटी लेक्चर 2 में जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। एक डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की जिसको हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करने की कुछ प्रायर कंडीशन होती हैं। आप लेक्चर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही आराम से, और मैंने आसान भाषा में समझाया है। तो इसके आंसर में कह रहे हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ एज्यूम की जाती हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स के लिए। तो पहला है इक्वली लाइकली, दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीसरा है इंडिपेंडेंट, और चौथा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? लेक्चर देखिएगा, आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पहले आप लोग लेक्चर देख लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। बताएंगे तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस मैंने आज के लिए इतने ही क्वेश्चन लिए थे। अभी आज की क्लास में हम मीन की मेरिट और डिमेरिट पे बात करेंगे। मीन की जो एक प्रॉपर्टी हमको बतानी थी वो मैंने आपको करा दी है। आते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो एक एक को पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और इन मेरिट और डिमेरिट से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो मीन की पहले हम देखेंगे मेरिट। पहली मेरिट क्या है? इट इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो रिजिडली को कहते हैं सख्ती पूर्वक। सख्ती पूर्वक क्यों कहा जा रहा है? मीन को कहा जा रहा है रिजिडली डिफाइंड, यानी मीन को चाहे मैं डिफाइन करूं, यानी चाहे मैं कैलकुलेट करूं, चाहे नवीन कैलकुलेट करें, फार्मूला वही लगाने पर रिजल्ट सबके एक जैसे आएंगे अगर वो न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि 4-5 लोगों से अगर हम इसको कैलकुलेट करवाएं तो सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। इस वजह से मीन को कहा जाता है मीन इज रिजिडली डिफाइंड। ओके, पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई? यानी हम एक क्वेश्चन दें मीन का 4 लोगों को तो सबका आंसर सेम आएगा, तो रिजिडली डिफाइंड है। इसकी डेफिनेशन ऐसी है जो रिजिड है, यानी कि एकदम सख्त है, चेंज नहीं होती है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। ये भी मेरिट है, समझने में आसान है और कैलकुलेशन में भी आसान है, जो हमने देख ली कल की क्लास में। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इसको हमको समझना है, ऑल द ऑब्जर्वेशंस में। जैसे हमने कहा 3 नंबर हैं, इनका मीन लो, तो मीन लेने के लिए इनको जोड़ने के बाद 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थे, मीन आ गया 2। अब हम कह रहे हैं कि पहले वाले को बदल देते हैं, पहले वाले को हम 3 कर देते हैं, और जरा अब मीन कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन बदल गया, 8/3 आ गया। अब 8/3 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2.67 आ जाएगा। यानी एक भी ऑब्जर्वेशन अगर चेंज हुआ तो हमारा मीन भी चेंज हो जाएगा। यानी मीन सभी के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। समझ गया सब लोग इस प्रॉपर्टी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारी प्रॉपर्टीज आपके काम की नहीं है, कुछ को हम छोड़ भी देंगे जो थोड़ा सा ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए हैं, आपके काम की नहीं है। ओके, लिखा इट इज़ एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब होता है रेडी, यानी ये तैयार रहता है। टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी और भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये हमेशा रेडी रहता है। द मीन ऑफ द कंपोजिट सीरीज। कंपोजिट सीरीज का मतलब होता है कि हमारे पास एक ये सीरीज थी, एक ये सीरीज थी, एक ये सीरीज थी। इसका मीन अलग था x1 बार, इसका मीन अलग था x2 बार, इसका मीन अलग था x3 बार। हम इन तीनों के मीन से तीनों का कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। अगर इसमें n1 नंबर ऑफ पर्सन है, इसमें n2 नंबर ऑफ पर्सन है, इसमें n3 नंबर ऑफ, तो क्या है कि जो इनका अलग अलग मीन था वो अगले
होल मीन के लिए यूज में आया, तभी तो कहा गया एमेनेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये हमेशा एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए रेडी रहता है। द मीन ऑफ द कंपोजिट सीरीज इन टर्म्स ऑफ द मीन एंड साइजेज ऑफ द कंपोनेंट सीरीज इज गिवन बाई। अब इस फार्मूले का डिस्कशन अभी नहीं, ओके बस आप इतना समझ लीजिए, एमेनेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट आप छोड़ देंगे। चलो फिफ्थ भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो फिफ्थ में कहा जा रहा है ऑफ ऑल द एवरेजेस, यानी हम जितने भी एवरेजेस पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उनमें से अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड लीस्ट, यानी ये सबसे कम प्रभावित होता है बाय फ्लैक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के फ्लैक्चुएशंस का मतलब हमारी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज अगर चेंज हो रही हैं तो इस पर फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन दूसरी चीज़ों में फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, इस पे फ़र्क सबसे कम पड़ता है। तो अफेक्टेड लीस्ट, सबसे कम प्रभावित होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कभी कभी कहते हैं स्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक एवरेज, या इसकी वजह से हम कभी कभी अर्थमेटिक मीन को स्टेबल एवरेज भी कहते हैं। ओके आगे आते हैं। तो इसमें आगे लिखा है दस वी सी दैट अर्थमेटिक मीन सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज लेड डाउन बाय प्रोफेसर यूल। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से और मिला कि कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर अच्छा है, ये बात किसने बताई थी? प्रोफेसर यूल ने बताई थी। प्रोफेसर यूल ने कहा था कि अगर कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कुछ बातों को सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी बातें? रिजिडली डिफाइंड, बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, एमेनेबल फॉर द फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इन सारी बातों को अगर कोई भी सेटिस्फाई करे तो हम उसको बेस्ट एवरेज कहते हैं। और मीन उन सबको करता है, मीन उन सबको करता है, इसलिए ये एक आइडियल एवरेज है। ओके अब हम आते हैं डीमेरिट पे। प्रोफेसर यूल्स की जो प्रॉपर्टीज है मैं उसका स्क्रीनशॉट तुम लोगों को भेज दूंगा, देख लेना उसको एक बार। यही सारी बातें जो मीन के बारे में बताएगी वही लिखी हुई है। डीमेरिट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी का जो डीमेरिट होता है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगला एवरेज हमने क्यों पढ़ा। पहला, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द इंस्पेक्शन नॉर इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। अब कल ये बात आई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन, यानी हम इसको देख कर नहीं बता सकते जब तक कैलकुलेशन ना करें। नॉर इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, और हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते। ग्राफ पेपर का मतलब एक्स वाई प्लेन पर, केवल ये लाइन पे प्लॉट होता है, एक्स वाई प्लेन पे इसकी कोई पोजीशन नहीं होती है। क्लियर हो गया सबको? देखो प्लॉट करने का जो मतलब है हम आपको उसको क्लियर कर देते हैं। होता क्या है कि जैसे हमको 5 वैल्यूज दी गई हैं, एक हम 4 लिख लेते हैं, 3, 2 और 1। इसका एवरेज हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 वैल्यूज थी जिनको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया। अब हो सकता हो कि एवरेज इन चारों में से कोई एक आ जाए, या फिर इनके मिड की कोई वैल्यू आ जाए, तो इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरूर याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि हम इसको लोकेट कर सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे अर्थमेटिक मीन, मैंने कल जब बताया था तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि अगर ग्राफ कहा जाएगा तो नहीं, अगर लाइन कहा जाएगा तो हाँ। मतलब हमने कहा था क्वेश्चन किस नेचर में पूछा गया, इसके हिसाब से हम इसका आंसर देंगे। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी यूज्ड इफ वी आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जब कभी भी हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हमने कहा कि एक दूध वाले ने हमको 3 दिन तक दूध दिया, और हम जानना चाहते हैं कि इसके दूध में जो गाढ़ापन था उसका एवरेज क्या था। तो दूध की क्वालिटी उसके गाढ़ेपन से डिसाइड की जाती है, और हम क्या इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। वी कैन नॉट कैलकुलेट द मीन ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम कहें 5 आदमियों का हमने एक समूह लिया, और हमने इनकी ईमानदारी बताई कि कौन कितना ईमानदार है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, या रेटिंग कर दी। अब हम कह रहे हैं इनकी ईमानदारी का मीन बताइए,
तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब मीडियन की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहीं से निकल कर आ रहा है। मीडियन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हम क्वालिटेटिवली कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मीन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोगों ने मीडियन पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो है भी इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इन सब में हम मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। लिखा है इन सच केसेस मीडियन डिस्कस्ड लेटर इज द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड। कैसे मीडियन यूज होगा हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अगला है अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। यानी अगर 5 वैल्यूज हैं और कहा जाए एक की वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम अर्थमेटिक मीन निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। लेकिन बाकी के जो आगे के एवरेज हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे कब और कैसे। मीडियन को कर सकते हैं लेकिन उसकी सिचुएशन हम बताएंगे तब। अच्छा आगे क्या है, और लॉस्ट, मिसिंग हो जाए या लॉस्ट हो जाए, हमको वैल्यू ही ना मिले। एलिजिबल अनलेस वी ड्रॉप इट, यानी जब तक हम इस वैल्यू को ये ना कह दें कि अब हम इसको छोड़ देंगे तो हम बची हुई वैल्यू का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे लेकिन पूरे का नहीं निकाल पाएंगे। वी कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड वेरी मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू। जब सबसे बड़ी वैल्यू बदल जाए तो ये और बड़ी हो सकती है, और जब सबसे छोटी वैल्यू बदले तो ये और छोटी हो सकती है। एक्सट्रीम वैल्यूज के चेंज होने पर इस पर फर्क ज़्यादा पड़ता है, बीच की वैल्यूज को चेंज करने पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये इसकी एक डिमेरिट हो गई। इन केस ऑफ, अब इन दोनों को याद रखना, ये एक्सट्रीम वैल्यू के लिए कहा जा रहा है और ऊपर कहा गया था फ्लैक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग के लिए। आगे, इन केस ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स अर्थमेटिक मीन गिव अ डिसॉर्टेड पिक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अर्थमेटिक मीन हमको जो बताता है, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सपोज कर लो एक क्लास में हमने 100 बच्चों का टेस्ट लिया। 100 बच्चों के नंबर कुछ इस तरह से हैं, 90, 95, 98, 80। पांचवा जो बच्चा था उसका नंबर है 20। अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें तो इसका एवरेज लगभग कितना आएगा, 70 के आसपास आएगा, या मान लो 75 के आसपास आएगा। तो एवरेज देखकर तो हम बताएंगे कि सारे बच्चों के स्कोर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब राय स्कोर देखते हैं तो एक एक्सट्रीम वैल्यू ऐसी थी जो बहुत छोटी हो गई थी। तो इसका मतलब है कि हमको जो भी पिक्चर मिली मीन के थ्रू, क्या लिखा है, डिसऑर्टेड पिक्चर। डिसऑर्टेड मतलब ऐसी पिक्चर हमको मिलेगी जो भ्रमित कर देगी हमें। यानी हमने इस बच्चे के बारे में भी अनुमान लगा लिया कि इसका भी स्कोर अच्छा रहा होगा। डिसऑर्टेड पिक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नो लॉन्गर रिमेन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये ऐसी वैल्यू होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। ये भी डिमेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं जरा इसको। थोड़ा सा जल्दी में बताएंगे इसको क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अर्थमेटिक मीन में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स इफ द डिटेल्स ऑफ द डेटा फ्रॉम विच इट इज कंप्यूटेड आर नॉट गिवन। अर्थमेटिक मीन हमको गलत जानकारियां दे सकता है अगर वो डेटा हमको नहीं पता है जिसके थ्रू ये कैलकुलेट हुआ है। हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, 3 बच्चे हैं जिनके परसेंटेज हैं 50, 60, 70 और ये एवरेज है, और ये दूसरा बच्चा है जिसके परसेंटेज हैं और ये उसका एवरेज है। तो एवरेज देखकर तो यही लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अगर हम रॉ डेटा देखें तो एक कंसिस्टेंटली स्ट्रांग हुआ है और एक पुअर होता गया है। तो मीन हमको रॉन्ग कंक्लूजन्स भी दे सकता है अगर हमारे पास रॉ डेटा ना हो। और हमने आपको एक फ्रेज भी बताई थी, लेखा ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ द एक्सट्रीम क्लास इज ओपन। अब इसकी चर्चा हम मीडियन के साथ करेंगे कि एक्सट्रीम क्लास के ओपन होने का क्या मतलब है। बस इतने ही रखते हैं। इन एक्सट्रीमली असम ये आप छोड़ दीजिए, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज वालों के लिए स्क्यूनेस और कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट है। वेटेड मीन तो हमने आपको बता ही दिया है। बस आज की क्लास यहीं तक। तो अब तुम लोगों के जो डाउट्स हैं वो पूछ लो। किसी के कोई अगर डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं।